Hello everyone. So today we are going to proceed chapter number 17 of class 11th biology, that is breathing and exchange of gases. But before starting our chapter, we will do a quick recap, or you can say a revision of part first and second. तो अब तक जो हमने पढ़ा वो ये है कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है या उसका जो सिग्निफिकेंट रोल है वो एनर्जी लिबरेशन का है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने 5 स्टेप डिस्कस किए थे। ब्रीदिंग था, डिफ्यूजन ऑफ गैस था, ट्रांसपोर्ट था, अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस था, फिर ऑक्सीडेशन था। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की थी, एरोबिक एनारोबिक, वो भी हमने डिस्कस की थी। फिर हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़े थे। इंसेक्टा जो फाइलम है उसमें ट्रैकियल ट्यूब्स हैं। स्पॉन्जीज, कोलिन्ट्रेट्स, फ्लैटवर्म अपने जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अर्थवर्म अपनी मोइस्ट क्यूटिकल स्किन, मोइस्ट मतलब जो नमी वाली त्वचा होती है, ठीक है, उससे करते हैं। आर्थ्रोपोडा जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अपने गिल्स का यूज करते हैं। गिल्स से जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स से जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम पल्मनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और मॉइस्ट स्किन से जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करता है जब वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन की स्टेट में चला जाता है, मतलब वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। तो जब ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी होती है तो उसकी बॉडी टेम्परेचर उसको सहन नहीं कर पाती, टॉलरेट नहीं कर पाती, उसकी बॉडी इनटॉलरेट होती है टू एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड। तो उस दौरान वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन की स्टेट में चला जाता है। उसके बाद हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा नेसल पैसेज के बारे में, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स और पेयर्ड लंग्स। बोमेंस ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था। बोमेंस ग्लैंड हमारे नेसल पैसेज में प्रेजेंट होती है, एक वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा नेसल पैसेज म्यूकस को इनसाइड पास करती है, जबकि ट्रैकियल पैसेज म्यूकस को आउटसाइड पास करती है। 2 टाइप के हमने वोकल कॉर्ड पढ़े थे, ट्रू और फॉल्स। ट्रू साउंड की प्रोडक्शन में मदद करता है, जबकि फॉल्स उसकी हेल्प करता है, उसको मॉइस्ट और नरिश करता है। बर्ड में साउंड बॉक्स जो होता है वो सिरिंग्स नाम का होता है, जबकि हम ह्यूमंस में वो लैरिंग्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्राइमरी ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक ब्रोंकाइल ट्री होता है जहां रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, सीलिया और म्यूकस होता है। जबकि रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल से लेकर एल्वियोली तक जो है रेस्पिरेटरी ट्री हम उसे कहते हैं, वो एक्सचेंजिंग साइट, एक्सचेंजिंग जोन होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। रिंग्स वहाँ एब्सेंट होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था लंग्स के बारे में। लंग्स की हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है उसकी हमने पार्ट सेकंड में अच्छे से डिटेल में पढ़ाई की थी। 2 जो हमारे पास लंग्स होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। राइट लंग का जो वेट होता है वो होता है 625 ग्राम्स, जबकि लेफ्ट का 575 ग्राम्स। राइट का 625 और लेफ्ट का 575। उसके बाद जो लंग्स की आउटर कवरिंग होती है वो पेरिएटल प्लूरा होती है। इनर कवरिंग लेयर होती है विसरल प्लूरा नाम की होती है। उनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है प्लूरल कैविटी नाम की। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम मेडियस्टिनम स्पेस कहते हैं। लेफ्ट लंग में एक नीचे की साइड थोड़ा सा डिप्रेशन सा होता है, क्योंकि वहां पे हमारा हार्ट लाई करता है, टिल्टेड होता है स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। उसके बाद हमने पढ़ा था जो हाइलम रीजन होता है एक लेफ्ट लंग में, वो एग्जिट और एंट्री साइट होता है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के लिए, जैसे नर्व्स, प्राइमरी ब्रोंकस, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा। मैमल्स में जो लंग होता है वो स्पॉन्जी और सॉलिड होता है। सक्कल लंग्स भी हम उसे कह सकते हैं। सबसे बड़ी जो उसमें क्वालिटी थी, पॉइंट याद रखना था, वो ये था कि हमारे लंग्स में मसल नहीं होती, जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाली एबिलिटी अब्सेंट होती है। एयर टाइट चैम्बर होता है, मतलब हवा सिर्फ अंदर लंग्स के अंदर हमेशा हवा रहती है, एयर हमेशा रहेगी, लेकिन लंग्स के बाहर एयर नहीं हो सकती। उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, या उसे हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है।
4 क्वालिटी मैंने बताई थी कल उसकी। थिन होनी चाहिए, मोइस्ट होनी चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ज्यादा होने के पीछे क्या कारण था? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज। ब्लड कैपिलरी होनी चाहिए क्योंकि एयर को हमारी गैस एयर इनको पास कराने के लिए, इनको थ्रू आउट बॉडी में मूव कराने के लिए सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी हमारे ब्लड का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, वो हमारी एल्वेली होती है। अप्रोक्स 300 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं दोनों लंग्स में। 70 से 100 मीटर स्क्वायर जो सरफेस एरिया दोनों लंग्स का होता है वो इतना होता है, 70 to 100 मीटर स्क्वायर। हर एक लोब लोब्यूल्स में डिवाइड होती है, लोब्यूल्स एयर सैक में, और हर एक एयर सैक 3 to 4 एल्वियोली में। उसके बाद जो हमारी एल्वियोली में इनर लेयर होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है और वही एक्ट करती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के जैसे। इनर लेयर जो होती है वो 2 टाइप्स के सेल्स को सिक्रीट करती है। न्यूमोसाइट टाइप 1 जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, न्यूमोसाइट टाइप 2 जो एल्वियोलर फ्लूइड को सिक्रीट करता है, वो गैसियस एक्सचेंज में मदद नहीं करता। उसके बाद न्यूमोसाइट टाइप 2 एक एल्वियोलर फ्लूइड को सिक्रीट करता है जो एक सब्सटेंस रिलीज करती है, लेसिथिन। मैंने बताया था वो फॉस्फोलिपिड होता है, केमिकली सरफेस टेंशन को कम करता है लंग के ऊपर, जिसकी वजह से कोलैप्सिंग नहीं हो पाती। हमेशा एयर जो है लंग्स में प्रेजेंट रहती है, उस एयर को हम रेसिडुअल एयर कहते हैं। मतलब लंग्स कभी भी फुल्ली एम्प्टी नहीं हो सकते। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रीदिंग रेट 0 होता है। उस दौरान जो फिटस होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू अपना रेस्पिरेशन के प्रोसेस को करता है, क्योंकि उस टाइम लेसिथिन नाम का सब्सटेंस जो है रिलीज नहीं होता है उसकी बॉडी में। और जन्म के बाद मतलब तुरंत बच्चे के जन्म के बाद और वो मतलब मर ही जाता है, लेकिन कभी भी लंग्स खाली नहीं होती। फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं लंग में, जिन्हें हम डस्ट सेल कहते हैं, जो एयर को क्लियर करती है फॉरेन पार्टिकल से और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को मदद करती है और डिटेक्ट कर पाए कि फॉरेन इन्वेडर्स में और हमारे हार्मलेस सेल्स में। उसके बाद हमने डिसीज कुछ डिस्कस की थी। एम्फीसीमा जो क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एयर सैक्स इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, मतलब लंग्स फ्लफी सी दिखती हैं। अस्थमा जो एलर्जेंस की वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स में। ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज जो मतलब बहुत लंबे समय से ये अपना ग्राइंडिंग की फैक्ट्रीज में, स्टोन ब्रेकिंग की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनमें अंदर ही अंदर वो धूल मिट्टी सारी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस। फिर हमने मैकेनिज्म पढ़ा था ब्रीदिंग का, जिसमें 2 मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। प्राइमरी जो होता है वो डायफ्रागम होता है, सेकेंडरी रिब्स में इंटरकोस्टल मसल नाम की जो है बीच में मसल्स, ये आईसीएम प्रेजेंट होती हैं। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो है हम इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था अपना नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ये सब हमने वहाँ डिस्कस किया था। एक्सटर्नल आईसीएम और इंटरनल आईसीएम जो है इंटरकोस्टल मसल्स के 2 टाइप थे। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जो कब होता है, जब आईपीपी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की जो वैल्यू है वो कम हो एटमॉस्फेरिक से, क्योंकि ये एक रूल है कि हमेशा एयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करेगी। और जो हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है लंग्स के ऊपर वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव हो गया तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगी, वो नेगेटिव होगा तो उसकी वजह से लंग्स जो हमेशा अपने शेप में रहेगी। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से जो है कम होना चाहिए हमेशा इंट्राप्लूरल प्रेशर। एक्सपिरेशन के दौरान आईपीपी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से लंग्स में से जो है एयर फिर बाहर की तरफ निकल जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्सफुल ब्रीदिंग पढ़ा हमने, जिसमें हमारे नॉर्मल जो ये मसल्स थी अपनी डायफ्रागम और आईसीएम, ये तो होती हैं, मतलब ये तो काम आती हैं, इनके साथ कुछ एडिशनल मसल्स भी हो जाती है अपनी एब्डोमिनल मसल्स वगैरह। हाँ, सबसे जो मेन बात हमने पढ़ी थी वो ये थी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है वो एक थोरेसिक जो है प्रोसेस है,
जबकि हमारा ये नहीं सॉरी थोरेसिक नहीं, नॉर्मल जो है वो अपना एब्डोमिनल है, और जो हमारा फोर्सिबल होती है वो हमारी होती है थोरेसिक। और आज जो हम बात करेंगे वो हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात करेंगे। ये पार्ट 1 और 2 का मैंने रिकेप इसलिए आपको दिया ताकि एक बार फिर से वो सारी चीज़ें माइंड में आ जाएं, और आगे अब हम जो पढ़ेंगे वो हमें अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी में हर चीज़ इंटरलिंक होती है एक दूसरे से। अब हमें अगर बेस ही नहीं समझ आया होगा, बेस ही नहीं पता होगा चैप्टर का, तो आगे क्या ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। स्पायरोमीटर ये एक टर्म होती है जो मदद करती है हमें, जो हम जितना एयर हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं ना, एयर का मतलब जितना सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसका हमें एक एस्टिमेट बताता है ये स्पायरोमीटर नाम का डिवाइस, और इस प्रोसेस को हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब ये टाइडल वॉल्यूम एक टर्म यहाँ पे आपको दिख रही होगी। मान लीजिए जो मैंने सांस अंदर लिया उसकी वैल्यू है x, जो मैंने सांस छोड़ा उसकी वैल्यू भी y है। x और y एक दूसरे के इक्वल हैं, और वो इक्वल है 500 मिलीलीटर की। ये क्या कहना चाह रहा है कि जितना मैंने एक बार सांस लिया और छोड़ा उसकी जो वॉल्यूम है वो 500 मिलीलीटर है। मतलब एक बार में जो सांस छोड़ा और मैंने लिया वो जो वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर वॉल्यूम है उसकी। और ये टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, और एक मिनट में 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर का जो है हम इनटेक और एक्सहेल करते हैं। ये 500 मिलीलीटर तो एक बार मतलब एक बार हमने सांस लिया और छोड़ दिया, और एक मिनट में जितना है वो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो वॉल्यूम है टोटल वो है 6000 to 8000 ml। अब इस डायग्राम से देखिए, डायग्राम से समझिए, ये ट्रैकिया से हमने लिया 500 मिलीलीटर। ठीक है, ये कितना अपना वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है ये हमारी। अब ये गया यहाँ से पास होता हो ब्रोंकल्स, टर्मिनल ब्रोंकाइल्स, सेकेंडरी, मतलब सारा यहाँ से पास होता हो हमारा एल्वियोली, हमारा एक्सचेंजिंग साइट, गैसियस एक्सचेंजिंग साइट यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पर आकर ये 350 ml हो गया। ये एल्वियोलर एयर हमारे पास आई है 350 ml, यानी 150 ml का जो है लॉस हुआ है वो कम हुई है यहाँ से। तो ये 150 ml जो है वो यहाँ पे रह जाती है, और इसी 150 ml को हम डेड स्पेस एयर कहते हैं। और डेड स्पेस एयर अगर आपने पीछे ध्यान दिया हो, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, कंडक्टिंग जोन जो हमारा होता है, कंडक्टिंग जोन, वहां पे हमारी डेड स्पेस एयर होती है, जहाँ पे हमारी कार्टिलेजिनियस रिंग्स तो प्रेजेंट होती है, म्यूकस और सीलिया भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता। और जिस गैस का एक्सचेंज नहीं होता, जो गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती, उस एयर को हम डेड स्पेस एयर कहते हैं। दोबारा समझना, 500 मिलीलीटर हमारी टाइडल वॉल्यूम है, ये गई है यहाँ पे कंडक्टिंग जोन में 150 ml रह गई, 350 ml हमारी एल्वियोलर एयर में गई। अब ये 350 ml जो है गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस में पार्ट लेगी, जबकि 150 ml डेड स्पेस एयर है, ये हमारा गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेगी। और ये इंक्रीज होती है एज फैक्टर के साथ, मतलब अब जो मेरे पेरेंट्स होंगे उनमें मेरे से ज़्यादा डेड स्पेस एयर होगी। ठीक है, डेड स्पेस एयर मतलब जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद पल्मनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू 500। पल्मनरी वेंटिलेशन होता है जो हमने सांस लिया, ये है 500 इंटू 12। 12 से क्या मतलब है, एक मिनट में हम 12 से 15 बार जो है सांस लेते हैं। हम इसका मिनिमम एस्टिमेट लगाए तो ये 12 हो गया। एल्वियोलर वेंटिलेशन जो है हमारे पास है 350, ये हमारा 350 था वैल्यू, 350 इंटू 12। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा पल्मनरी वेंटिलेशन है वो हमेशा एल्वियोलर वेंटिलेशन से ज़्यादा होता है। पीवी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी एवी से। ठीक है, ये समझ आया। मैंने बताया स्पायरोमीटर के बारे में, एक डिवाइस है जो एस्टिमेट करने के लिए होता है कि हमने कितना सांस लिया, कितना छोड़ा। टाइडल वॉल्यूम होती है, एक बार में जो सांस लेते और छोड़ते हैं वो 500 मिलीलीटर होती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, एक मिनट में 6000 to 8000 होती है। डेड स्पेस एयर में यानी हमारे कंडक्टिंग जोन में 150 ml
एयर जो है वहीं पे रह जाती है, जो गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती। 350 ml जो है हमारे एल्वियोली के रीजन में चली जाती है, जो कि हमारे गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट टर्म है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। एडिशनल, अब मैंने एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन किया, मैंने मतलब पूरे फोर्स से अपना सांस छोड़ दिया। अब फोर्स से सांस छोड़ने के बाद जितना एडिशनल वैल्यू मैं इंस्पायर एयर का जो है मैं इंस्पायर कर सकती हूँ, एयर को अंदर मैं ले सकती हूँ एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद, उस वॉल्यूम को हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है कि अब मैंने बहुत जो है फोर्स से सांस छोड़ दिया, अब ये सांस छोड़ने के बाद जो मैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करूंगी, नहीं सॉरी, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन से ही जो मैं एडिशनल वॉल्यूम, अब मैंने एक नॉर्मल सांस मैं अंदर ले रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल तो मैंने लिया ही लिया, लेकिन अब इसके साथ जो मैं एडिशनल वैल्यू, ठीक है, मैं कॉन्शियस होके अब जो मैं और भी ज्यादा अमाउंट में अपना एयर अंदर लूंगी, उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक बार और मैं बता देती हूँ, कॉन्शियस माइंड से अब ये सोच के कि भाई मुझे तो बहुत गहरी सांस लेनी है, वो जो गहरी सांस लेनी होती है उस दौरान हम ज़्यादा कुछ एडिशनल वॉल्यूम में ही तो इंस्पायर करते हैं ना, और एक फोर्सिबल मैनर के साथ, मतलब कॉन्शियस होकर फोर्स के साथ हम जितना इंस्पायर करेंगे ना एडिशनल वॉल्यूम, उससे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये आप करके भी देख सकते हैं। अभी इसकी जो वॉल्यूम होती है, वैल्यू है, वो है 2500 मिलीलीटर टू 3000 ml। नेक्स्ट टर्म है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सिमिलर टू IRV। डिफरेंस कहाँ है? एक्सपिरेशन का। जितनी ज़्यादा मतलब फोर्सिबल एक्सपिरेशन से हम अपना एक्सपायर कर सके, सांस बाहर छोड़ सके, उस एडिशनल वॉल्यूम को हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। पहले वाले में हम सांस अंदर ले रहे थे फोर्सिबल इंस्पिरेशन के थ्रू, एक्सपिरेटरी वाले में हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन के थ्रू जो है सांस बाहर छोड़ रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1000 ml टू 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम, इसके बारे में हमने पार्ट 2 में अच्छे से पढ़ा भी था। रेसिडुअल वॉल्यूम वो होती है जो हमारे लंग्स में हमेशा रहती है, मतलब इवन हम कितने ही फोर्स के साथ एक्सपिरेशन कर ले, हम ये सोच ले भाई अब तो पूरी जो है एयर हमने पास आउट कर दी, मतलब अब तो ऑक्सीजन CO2 कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा हमारी लंग्स में कुछ ना कुछ वॉल्यूम एयर की हमेशा रहती है, और वो होती है 1100 ml टू 1200 ml। एक पॉइंट, स्पायरोमीटर कांट मेजर RV डायरेक्टली। स्पायरोमीटर कभी भी रेसिडुअल वॉल्यूम को जो है डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC। एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। मैंने नॉर्मली सांस छोड़ दिया, अब इसके बाद जो मैं जितनी मैं इंस्पायर कर सकूं, जितनी हवा मैं अंदर ले सकूं, उसी वॉल्यूम को हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे ये रिजर्व वॉल्यूम वगैरह हमने ऊपर पढ़ा था, ये इन्हीं से मिलाकर बनी है। ये हमारी कैपेसिटी को बताती है कि अब मैंने एक नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, अब इसके बाद मैं कितना इंस्पायर कर सकती हूँ। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। तो ये IC इज इक्वल टू TV, टाइडल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल तो है ही है, अब इसके अलावा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और कितना, मतलब पर्सन टू पर्सन ही वेरी करेगा ऑब्वियसली। एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। टाइडल वॉल्यूम यानी हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो तो है ही, उसकी वॉल्यूम तो है ही, प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इसमें ऐड होगी। 500 प्लस 2500 इज इक्वल टू 3000 ml। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इसी की तरह है बिल्कुल। एयर अ पर्सन कैन, अब इसमें एक्सपायर, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब कितना हम सांस को छोड़ सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV 500 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1500 आएगा। सॉरी, हाँ मैंने 1000 लिख रखा है, बाय मिस्टेक हो गया। 1500 आप यहाँ लिख लेना। उसके बाद है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये टर्म जो है मतलब नीट के पेपर में ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पूछा गया है।
FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब आप सोचोगे कि अब ये तो हमने ऊपर वाइटल कैप उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम में भी पढ़ा है, ठीक है, कि भाई इतनी एयर बची बची रहती है। तो ध्यान देना, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात हो रही है, जबकि रेसिडुअल वॉल्यूम में फोर्सिबल एक्सपिरेशन की बात हो रही थी। ये फोर्सिबल एक्सपिरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ हम, और यहाँ हम नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात कर रहे हैं। यही एक मेजर डिफरेंस रेसिडुअल वॉल्यूम में और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में, ठीक है। और इसका क्या फॉर्मूला होगा, ERV यानी वो अपनी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV रेसिडुअल वॉल्यूम और ERV इज इक्वल टू 1000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2300 ml। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीद इन कर सके एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद। मैंने फोर्स एक्सपिरेशन किया, सांस छोड़ दिया फोर्स के साथ, अब उसके बाद मैं जितनी ज़्यादा वॉल्यूम एयर की अंदर ले सकूं, या फिर मैंने फोर्स इंस्पिरेशन किया, मैंने सांस छोड़ा है फोर्स के साथ, अब जितना ज़्यादा मैं सांस ले सकूं अंदर, ठीक है। इट मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट, मतलब ब्रीद आउट कर सके। इसमें फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जो है कितना सांस छोड़ सकते हैं, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितना मैक्सिमम वैल्यू सांस अंदर ले सकते हैं। ये होगा ERV भी इसमें होगा, IRV भी और TV भी, मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्यों, ये हमारा जो एडिशनल हम एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब सांस छोड़ सकते हैं। IRV कितना हम एडिशनल वॉल्यूम सांस अंदर ले सकते हैं। TV हमारी टाइडल वॉल्यूम वो तो रहेगी। ये सारा ऐड करके 4600 ml। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम, टोटल समझना, कोई एडिशनल नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है, यहाँ टोटल वर्ड का यूज हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम जितनी एयर की हमारे लंग्स में अकोमोडेट इकट्ठी हो जाती है फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद। अब इसमें आ जाएंगे चारों चीज़ें, ERV भी आएगा, IRV भी, TV भी, और हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम भी इसमें ऐड होगी, ठीक है। ये होगी हमारी टोटल अप्रोक्स 6 लीटर जो है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है। उसके बाद हम एक क्विक रिकेप ले लेते हैं। जो हमारी टाइडल वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर, IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 मिलीलीटर। उसके बाद है ERV 1000 to 1100 मिलीलीटर। उसके बाद आती है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम है 1100 to 1200 मीटर। उसके बाद हमारा आता है IC, ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। IC हमारा क्या था, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। हाँ, एक बार मैं दोबारा से इनको और एक बार फिर से चलो समझ लेते, क्विक रिकेप ही है तो एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। IRV क्या था हमारा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मतलब एक फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद जितना एक इंसान इंस्पायर कर सके, ठीक है, सांस अंदर एडिशनल वॉल्यूम ले सके। ERV मतलब फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद जितना एडिशनल मैं सांस छोड़ सकूं, ये उसकी वैल्यू है। RV रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में बच जाती है फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद भी। IC जो है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक पर्सन जितना इंस्पायर कर सके नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद EC एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक पर्सन जितना एक्सपायर कर सके नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। IC में एक्सपिरेशन के बाद जितना सांस अंदर ले सके, EC में जो है नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितना सांस हम छोड़ सके। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में भी वही है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जितनी हमारी लंग्स में रिमेनिंग बच जाती है पर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, जबकि रेसिडुअल वॉल्यूम में फोर्सिबल था, यहाँ पे जो है नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात हो रही है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम जो एयर की हम ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर सके एक फोर्स्ड एक्सपिरेशन या फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद।
उसके बाद हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, जो हमारी टोटल वॉल्यूम एयर में अकोमोडेट हो जाती है फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद भी अप्रोक्स 6 लीटर वो होती है। ये सारे जो वैल्यू मैंने आपको बताई हैं वॉल्यूम्स, ये याद करनी है, ठीक है। ऐसे इनसे रिलेटेड जो है नीट में क्वेश्चन आते हैं। अब एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी जिससे आपके माइंड में अच्छे से ये थोड़ा सा याद हो सके। टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, IRV 2500 to 3000, ERV 1000 to 1100, मतलब IRV ERV से ज़्यादा है, ठीक है। RV 1100 से 1200। अब ये 1000 से 1100, रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी है 1100 से 1200। IC, अब यहाँ से अगर हमें ये याद होंगी ना ये चीज़ें, ठीक है, तो हम ये इनकी जो वैल्यू है वो तो लिख ही सकते हैं ऐड करके। IC मैंने क्या बताया था कि टाइडल वॉल्यूम तो होगी, उसके साथ IRV। IC क्या थी हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की, हमारी सांस अंदर लेने की कैपेसिटी क्या है, तो उसमें आप ध्यान रखना कि जो हमारी इंस्पिरेटरी मतलब सांस अंदर लेना, सांस अंदर लेने वाली वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, तो IRV में भी इंस्पिरेशन का ही जिक्र है, IC भी वही बात कर रहा है, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। अब आपको IRV की वैल्यू जो है याद कर लेनी है 2500 से 3000, ठीक है। EC यानी सांस बाहर छोड़ने की बात है, टाइडल वॉल्यूम तो होगी ही, टाइडल वॉल्यूम की जो है वैल्यू 500 है, उसके साथ है ERV, ठीक है। ERV की वैल्यू क्या थी 1000 से 1100, डन। उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या था ERV प्लस RV। इसमें ERV IRV क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सपिरेशन की बात हो रही है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना जो हमारी लंग वॉल्यूम ऑफ एयर लंग में बचती है, तो इसलिए हम ERV की बात करेंगे प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम 2300। ERV क्या थी 1000 से 1100, IRV क्या थी 2500 से 3000, RV क्या है RV 1100 से 1200, RV यानी रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वो हमारी IV IRV और ERV, सॉरी IV नहीं ये TV है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके आएगी, क्यों, क्योंकि जितना मैक्सिमम वॉल्यूम हम एयर का इंस्पायर मतलब अंदर ले सके छोड़ सके फोर्सिबल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के बाद, तो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों का जिक्र है, तो IRV और ERV दोनों टर्म यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी में होगा, तो 4600 ml। TLC टोटल लंग कैपेसिटी, ये तो मुझे लगता है आपको इजीली याद रह जाएगा, मैंने अप्रोक्स 6 लीटर बताया, तो 6 लीटर से अब थोड़ा सा 5800 मिलीलीटर याद रह जाएगा। इसमें वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, वाइटल कैपेसिटी क्या थी इन तीनों का संगम प्लस RV रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। हमने जो सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था उसमें हमने 5 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप था ब्रीदिंग, अब ब्रीदिंग वाला हमने पार्ट 2 में कवर कर दिया था। अब सेकंड टाइप की जो बात करेंगे हम एक्सचेंज ऑफ गैस की बात करेंगे। अब इस स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, ये 2 साइट पे होता है, एक एल्वियोली में और एक टिश्यूज और ब्लड के बीच में। अगर आप ध्यान याद करें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं, सेकंड और फोर्थ स्टेप जो है वो सेम था, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पे हो रहा था, एक एल्वियोली के और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में है, एक टिश्यूज के और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में है। सबसे पहले एल्वियोली में होगा, एल्वियोली ही प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, हाँ, लेकिन सबसे पहले जो प्राइमरी साइट होगी जो वो एल्वियोली होगी, सेकेंडरी जो है वो टिश्यूज होगी। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन से जो मेथड होता है उससे जो हमारी O2 और CO2 गैस एक्सचेंज होती है, ये प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आगे अच्छे से समझ आएगा जैसे ही हम मतलब आगे बात करते जाएंगे कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसे क्या है। तो एल्वियोली बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वियोलर एयर थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये जो एल्वियोली में गैसेस एक्सचेंज होता है ना, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में और एल्वियोलर एयर के बीच में होता है। और ये जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है ना, मैंने बताया था ये 3 लेयर से बनी होती है।
इस डायग्राम से समझेंगे। ये जो है हमारी एल्वियोली, इसके अंदर एल्वियोलर एयर, क्योंकि यहाँ अंदर आई। उसके बाद ये जो है ये हमारी एल्वियोली एपिथीलियम, ठीक है। एल्वियोली के अंदर वाला एरिया से ध्यान रखना, एल्वियोली एपिथीलियम पहली लेयर। यहाँ पे बीच में, ठीक है, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे यहाँ से ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो इससे ऊपर ध्यान रखना, ये लेयर हो गई कैपिलरी एंडोथीलियम। ये 3 लेयर हो गई जिससे हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी है। ये हमारी ब्लड वेसल होती है, यहाँ हमारी ब्लड कैपिलरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से अंदर आता है, और ये जो एल्वियोलर एयर है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन दोनों के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, जो मैंने बताया था अभी। ये डिटेल में पढ़ेंगे कि O2 यहाँ ब्लड कैपिलरीज में क्यों आया और CO2 वापस एल्वियोलर एयर में क्यों गया। सबसे पहले एक टर्म को डिस्कस करते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो प्रेशर होता है हर एक इंडिविजुअल गैस का। जैसे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा छोटा p, ठीक है, स्मॉल लेटर p, PO2 एंड PCO2, ठीक है। गैस एक, ये तो मैंने आपको बताया था पीछे, एयर के केस में भी हमारा यही था कि एयर मूव करेगी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। सेम विद दिस, गैस मूव फ्रॉम हायर पार्शियल, इसमें बस पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक है, पार्शियल प्रेशर टू लोअर, क्योंकि गैस हमेशा डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पे। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पे गैस डिपेंड करती है, ठीक है। कैसे, अब यहां से समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर है ये हमारी, ये हमारा एल्वियोलर रीजन है, ठीक है। ये हमारी लेयर होंगी यहाँ 3, एक यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है, यहाँ पे फिर अपना कैपिलरी एपिथीलियम हो जाएगा, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159 mmHg। CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा 0.3, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये मैंने 2 बार मेंशन कर रखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये अंदर भी लिखा है ये बाहर भी लिखा है, सेम मैंने यहाँ अंदर भी बाहर भी, ये दोनों सेम चीज़ है। इतना तो आप समझ ही सकते हो कि भाई यहाँ एल्वियोलर एयर का जिक्र हो रहा है, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स में बात हो रही है, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। बेसिकली 1 2 3 4 वैल्यूज मैंने टोटल यहाँ लिख रखी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहले बेसिक से मैं शुरू कर रही हूँ। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का और CO2 की पार्शियल प्रेशर वैल्यू है वो इतनी है 159 और 0.3। एल्वियोलर एयर में जो इसकी पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 104, CO2 का है 40, ठीक है। अब ये एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी, समझ गए। यहाँ पे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, यहाँ पे ये हमारा ब्लड का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है, ये यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू है ऑक्सीजन की वो 40 है, यहाँ 45 है। अब ये सोचो, मैंने क्या बताया था कि गैस हमेशा हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर में जो है मूव करती है। एटमॉस्फेयर से अंदर तभी तो गई होगी कि भाई एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहा होगा गैस का पार्शियल प्रेशर, और एल्वियोलर रीजन में कम होगा। तो ये ऐसा ही तो है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में वो 159 है, जबकि एल्वियोली में जो इसका पार्शियल प्रेशर है 104 है। सेम विद CO2 का 0.3 है, एटमॉस्फेयर है, और एल्वियोली में है 40। तो एयर इजीली मूव इन कर गई। चलो भाई, अब यहाँ एल्वियोली में पहुंच गई। अब बात करेंगे, अब ये जो है यहाँ पे इनका डिफ्यूजन होना है, ठीक है। डिफ्यूजिव मेम्ब्रेन है क्योंकि हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, अब वो 3 लेयर्स है उसकी भी, ठीक है। उसका काम ही क्या होता है कि वो गैसेस एक्सचेंज कराए। हमारे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की क्वालिटी, सिग्निफिकेंट रोल ही क्या है, वो गैसेस एक्सचेंज कराता है। अब भाई हमें तो पता है यहाँ पे 3 लेयर्स हैं, वो वाली मतलब मेन लेयर्स जो डिफ्यूजिव मेम्ब्रेन होने के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ मतलब गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। यहाँ ब्लड के और एल्वियोली के बीच में गैसेस एक्सचेंज होना है। एटमॉस्फेयर से अंदर आ गई एयर, यहाँ पार्शियल प्रेशर 40 है ऑक्सीजन का, यहाँ 104 है, यानी कि हायर टू लोअर, ऑक्सीजन तो आ गया भाई अंदर।
यहाँ CO2 की वैल्यू है 45, यहाँ 40, मतलब यहाँ अंदर कम है बाहर ज्यादा, तो बाहर से अंदर वापस एल्वियोली में क्या गई CO2, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा था वो आ गई ब्लड में, ठीक है, और CO2 चला गया एल्वियोली में। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये बाहर अपना आगे फर्दर मूव करेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वैल्यू होगी 95 पार्शियल प्रेशर और CO2 का 40। मैंने क्या बताया है अभी तक, एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ऑक्सीजन और CO2 की 159 0.3 है, एल्वियोली में 104 और 40 है, बाहर ज़्यादा है एल्वियोली में कम है, एटमॉस्फेयर से एल्वियोली में आ गई एयर। उसके बाद जो हमारा एल्वियोली और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होना है, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है, ब्लड में कम है, तो ब्लड वेसल्स में कम है, तो वो एल्वियोली से ब्लड में आ गया ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे ब्लड में ज्यादा है एल्वियोली में कम है, यानी CO2 जो हमारा वापस चला गया एल्वियोली में, गैसियस एक्सचेंज हमारा हो गया। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी हमारा CO2 वापस एल्वियोली में गया, एल्वियोली में यहाँ पे प्योर हुआ, प्योर फॉर्म में, ठीक है, सारा फिल्टर हुआ, फिर हमारा O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है, और वो यहाँ से बाहर निकला। यहाँ तक समझ आ गया। आगे और एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एटमॉस्फेयर से आई अंदर एल्वियोली में वहां पे CO2 गया एल्वियोली के अंदर ब्लड वेसल से, वहां पे इम्प्योर फॉर्म में था, प्योर हुआ, फिर ऑक्सीजन आ गया वापस ब्लड वेसल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारा आगे मूव करेगा। ये टेबल देखिए, बेसिकली ये याद करने के लिए है कि इजीली याद हो जाए। जब पूरा आगे डायग्राम वो पूरा मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है वो क्लियर हो जाएगा, तब एक बार हम यहाँ पे आके इसको रिवाइज करेंगे। मैंने बहुत क्लियर जो है बड़ा बड़ा ये फ्लो चार्ट बनाया है, इससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ये ऊपर से शुरू करें, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में O2 की वैल्यू 159 है, CO2 0.3 है, ठीक है, ये एल्वियोली है, ब्लड वेसल है, तीनों लेयर यहाँ आ जाएंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ एंडोथीलियम एपिथीलियम है, ठीक है। क्या हुआ, PO2 यानी अब ये अंदर तो आ गया, इतना तो हमें समझ आ गया था। यहाँ पे हमारी एल्वियोलर एयर है जिसकी वैल्यू थी 104 और 40, ठीक है। यहाँ पे हमारा गैसेस एक्सचेंज हो गया था, पीछे ही हमने पढ़ लिया था, O2 अंदर आएगा, CO2 वापिस एल्वियोलर एयर में चला जाएगा। और ध्यान देना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर आप अपनी NCERT की बुक को साथ में खोलकर देखें तो उसमें जो हमें डायग्राम दे रखा है ना, उसमें पल्मोनरी आर्टरी जो है, यानी हमारे लेफ्ट साइड में जो पल्मोनरी आर्टरी दिखा रखी है, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। वहां पे वैल्यू क्या थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वैल्यू 40-45, ठीक है, यानी 40 यहाँ पे एल्वियोलर एयर से कम है, तो यानी बाहर से अंदर यानी एल्वियोलर से ब्लड वेसल्स में ये ऑक्सीजन आ गया ब्लड स्ट्रीम में, हमारी ब्लड कैपिलरी में, और ये जो CO2 है ये ज़्यादा था, ये वहाँ पे एल्वियोलर एयर में चला गया, ठीक है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वीन कैरी करती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा यहाँ, ये हमारी कैपिलरी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो पार्शियल प्रेशर वैल्यू है ऑक्सीजन और CO2 की, वो है 95 और 40, ठीक है, 95 और 40, डन। ये चल रही है अपना कैपिलरी में आ गई। यहाँ पे है हमारे सेल और टिश्यू, ये हमारा सेल है, ये जो ये सेल के बीच में ये होता है हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टिश्यू में जो हमारी पार्शियल प्रेशर वैल्यू होती है ऑक्सीजन की, वो है 40, CO2 की है 45। कंपेयर करो, O2 यहाँ ज्यादा है, यहाँ ऑब्वियसली कैपिलरी में ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा है, तो कैपिलरीज से ऑक्सीजन तो आ गया सेल में, अब टिश्यू में, और टिश्यू जो है उसकी वैल्यू CO2 45 है, यहाँ 40 कम है, ये CO2 चला गया हमारे ब्लड वेसल्स में, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बाहर, डन। उसके बाद इस सेल वाले पोर्शन को मैंने यहाँ एलोब्रेट करके थोड़ा सा और बताना चाहा है कि यहाँ पे ये सेल है हमारा, वैल्यू है 20 सेल के अंदर, PO2 वैल्यू कितनी 20, CO2 50, सेल के अंदर है ये, ठीक है। अभी सेल में यहाँ गया नहीं था ऑक्सीजन, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड में है, ठीक है। अब सेल में जाना है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की तो 20 है, CO2 की 50, 20 है और 50,
और यहाँ टिश्यू फ्लूइड में क्या है 40 45, यानी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन गया अंदर, और CO2 की यहाँ 50 ज़्यादा है, यहाँ 45 है यहाँ टिश्यू फ्लूइड, तो ये चला गया CO2 बाहर। और जो हमारी एक्सपायर्ड एयर है, यहाँ से एक्सपायर्ड एयर, इसकी भी वैल्यू है, एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, लेकिन आप याद कर लेना 116 एंड 28। देखो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि मैंने इतनी सारी वैल्यूज बता दी, ये बता दिया, थोड़ा सा ध्यान दो। एक ये वैल्यू है, एक एल्वियोलर की है 2, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड 5 और सेल की 6। सिर्फ ये 6 वैल्यूज जो हैं आपको याद रखनी है कि ये 7th एक्सपायर्ड एयर। यहाँ से 2 बार एकदम से याद करते हैं, मतलब अगर ये वो वैल्यू अगर याद हो गई ना, मतलब इजी हो जाएगा, फिर तो हमें पता है क्या होना है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यही हमको करते रहना है, राइट। एटमॉस्फेरिक एयर की ऑक्सीजन वैल्यू 159, CO2 की 0.3, एल्वियोली में 104, CO2 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95, CO2 40, टिश्यूज में 40 ऑक्सीजन की और 45 CO2 की, इनसाइड द सेल 20 ऑक्सीजन की 50 CO2 की, एक्सपायर्ड एयर की O2 वैल्यू जो है 116 है, CO2 की 28 है। एक बार फिर से जल्दी से दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर से एयर गई अंदर, ठीक है, एल्वियोलर एयर में आई, क्योंकि बाहर का जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और CO2 ऑक्सीजन की ज़्यादा थी, कंपैरिजन करें अगर हम एल्वियोलर एयर से, अंदर आई तो गैसेस एक्सचेंज होना है। यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे O2 अंदर गई, CO2 बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, CO2 की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो अंदर जाएगी, एल्वियोली की अंदर आएगी। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना कैपिलरी से जा रहा है, कैपिलरी से फिर ये हमारा ब्लड और टिश्यूज के बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, उसके बाद ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सपायर हो जा रहा है। तो क्या मतलब 2 गैसेस एक्सचेंज हमने पढ़े हैं, एल्वियोली और ब्लड के बीच में, उसके बाद ब्लड और टिश्यूज के बीच में, यही 2 स्टेप्स थे हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में भी। एल्वियोली के बीच में और ब्लड के बीच में पहला गैसियस एक्सचेंज, ब्लड के और टिश्यूज के बीच में दूसरा गैसियस एक्सचेंज। बस अगर अभी भी समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये फ्लो चार्ट से समझने का कोशिश करना, अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ गैस, जो हमारा अभी हमने बताया, अभी मैंने बात की कि भाई डिफ्यूजन मेथड से ही होता है ये सारा अपना गैस का एक्सचेंज। तो ये जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है गैस की, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। थिकनेस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, अब जितना पतला होगा उतना ही तो ईजी होगा ना डिफ्यूजन होना, ठीक है, उतना ईजी होगा, वो ईजिली पास हो पाएगा। तो थिकनेस, उसके बाद पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ऑब्वियसली वो मैंने बताया हायर टू लोअर कितना किसकी वैल्यू है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है। उसके बाद सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, सोल्यूबिलिटी, तो ये जो डीसी यानी अपना डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के। जितनी ज़्यादा थिकनेस उतना कम डिफ्यूजन कैपेसिटी, जितनी कम थिकनेस उतना ज़्यादा डिफ्यूजिव कैपेसिटी। सोल्यूबिलिटी जो CO2 की होती है वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है O2 से, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन कैपेसिटी भी है वो है उस O2 से ज़्यादा होती है CO2 की। सोल्यूबिलिटी जिस चीज़ की ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कैपेसिटी भी तो उसकी ज़्यादा होगी ना। तो CO2 की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम्स, जिसकी वजह से उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं ताकि आप एक बार समझ पाएँ कि कितना आपको दिमाग में जा रहा है या नहीं। PCO2 वैल्यू इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू इन एल्वियोली, टिश्यू, एटमॉस्फेरिक एयर आर रिस्पेक्टिवली। अब जो मैंने आपको बताया था कि वो वैल्यू अभी हमने बात की है सारी वैल्यूज़ की, वो 6 की 6 वैल्यूज़ के बारे में हमने बात की। मैंने यहाँ जानबूझ के इस बार आंसर पे टिक नहीं किया है, वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई करो सोल्व करने का, बाकी तो मैं अभी बता ही रही हूँ। एल्वियोली, टिश्यू और एटमॉस्फेरिक एयर की हमको कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बतानी है।
तो पहले आप एल्वियोली की, हमारी एल्वियोली में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की थी वो कितनी थी, 104, ठीक है, और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी, 40। तो सीओटी की बतानी है यानी 40, इसकी हो गई पहले 40। अब देखो ये दो ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। टिश्यूज में क्या था अपना 40 तो था हमारा ऑक्सीजन और 45 था हमारा CO2, ठीक है। उसके बाद जो है हमने बात की किसकी, एटमॉस्फेरिक एयर में 159 तो था उसका ऑक्सीजन का, 0.3 था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑब्वियसली फोर्थ वन, 40 एल्वियोली, टिश्यू की 45, ठीक है। CO2 ज्यादा होता है टिश्यू की, CO2 पार्शियल प्रेशर की वैल्यू, और एटमॉस्फेरिक की 0.3, तो ये फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और अगर अब मैं इसकी जगह PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछती तो फिर ऑक्सीजन का बता सकते हैं हम। एल्वियोली का क्या था ऑक्सीजन का अपना 104, टिश्यू में क्या था 40, और इसमें एटमॉस्फेरिक एयर 159, तो सेकंड ऑप्शन ठीक होता, ठीक है। फाइंड ट्रू एंड फॉल्स। अब इसमें आपको मैंने स्टेटमेंट 4 दे रखी हैं, अब ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पॉज करके ट्राई जरूर करना, और अभी मैं सोल्व करा ही रही हूँ। PO2 मोर इन एल्वियोली देन टिश्यूज, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो एल्वियोली में टिश्यू से ज्यादा होता है, सोचो जरा, थोड़ा सा टाइम लो और देखो कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का क्या वो ज्यादा होता है। पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है एल्वियोली का टिश्यू से, ये ट्रू है। क्यों, और बहुत ज्यादा होता है। एल्वियोली में तो जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो 104 होगा, टिश्यूज में जो होगा वो 40 होता है, तो ये ट्रू है। PCOT यानी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का मोर इन एल्वियोली देन टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है क्या वो एल्वियोली में टिश्यू से ज्यादा होता है, नहीं, 40 होता है एल्वियोली का और 45 होता है टिश्यूज का, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एल्वियोली में ज्यादा होती है एक्सपायर्ड एयर से, एक्सपायर्ड एयर का मैंने आपको बताया था कितना होता है अपना CO2 कंसंट्रेशन, वो थी 28, जबकि एल्वियोली में जो है वो 40 होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एल्वियोली में एक्सपायर्ड से, एक्सपायर्ड में तो अपनी 28 है और एल्वियोली में जो है 40 है। O2 कंसंट्रेशन मोर इन एल्वियोली देन इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर क्या थी अपनी, जो हमारी एटमॉस्फेयर में एयर थी, तो एटमॉस्फेयर में क्या था ऑक्सीजन 159, जबकि एल्वियोली में कितना है 104, तो 159 ज्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इंस्पायर्ड एयर यानी हमारी जो वो एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी वो कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एल्वियोली के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक्चुअली। व्हाट विल बी द partial pressure of oxygen and CO2 in atmospheric air compared to those in alveolar air, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर बताना है एल्वियोलर एयर के कंपैरिजन में। PO2 लेसर, PCO2 हायर, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर और एल्वियोली में अगर हम पहले ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो एटमॉस्फेरिक का ज्यादा होगा ऑक्सीजन 159, 104, ठीक है। CO2 को अगर हम कंपेयर करें तो एटमॉस्फेयर में होता है 0.3, एल्वियोली में होता है 40, यानी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है और CO2 का कम होता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब जो कितनी हम वॉल्यूम एयर एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन राइट है सेकंड, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। कैसे, मतलब हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन कर दिया, अब उसके बाद हम कितना एयर मतलब छोड़ सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं तो मतलब ERV का जिक्र है, और नॉर्मल की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पिरेशन में है, नॉर्मल प्लस ERV इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर जो इंस्पायर की जा सके फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद। तो देखो एक ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया था,
ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसमें मतलब हमें फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं, तो मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम तो मतलब रहती है, मतलब जब हमने अभी फोर्सफुल एक्सपीरेशन भी भले ही हम कर दे, आरवी तो रहेगी रहेगी। तो इस ये तो ऑप्शन में आने से रहा। तो उसके बाद फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपीरेशन हमने कर दिया, उसके बाद जितनी वॉल्यूम हम इंस्पायर कर सकते हैं, उसका राइट आंसर है ईआरवी, टीवी, आईआरवी, इन तीनों को मिला, मतलब टीवी नॉर्मल इंस्पिरेशन जितनी हम करेंगे ही करेंगे, आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी, और ईआरवी भी। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, आई टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में देखिए आप, ये लंग्स, ये हमारे लंग है, ये हमारा टिश्यू है। लंग्स से टिश्यू में ऑक्सीजन जाता है, टिश्यू से लंग्स में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम हालांकि डिटेल में समझेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है, जो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब ना एसिडिक ना बेसिक, ज़्यादा मतलब एल्कलीन नेचर का होता है, वो प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स दो में डिवाइडेड होता है। ब्लड कॉर्पस्कल्स फर्दर 3 में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसमें से जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं वो कभी भी गैस की ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं आते। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस होता है वो सिर्फ हमारे प्लाज्मा और आरबीसी ही करते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में हमारा प्लाज्मा और आरबीसी काम करते हैं, डन। उसके बाद जो हमारा O2 ट्रांसपोर्ट होता है, अब उसमें प्लाज्मा और आरबीसी की हम बात करें तो कितने परसेंट कौन सा कंपोनेंट जो है अपना कंट्रीब्यूशन करता है वो देखते हैं। O2 ट्रांसपोर्ट 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है, वो भी डिजोल्व्ड फॉर्म में, ठीक है। और 97% आरबीसी एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो 3% डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा, 97% आरबीसी ऑक्सीजन को। CO2 ट्रांसपोर्ट 7% प्लाज्मा डिजोल्व फॉर्म में, 70% प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट फॉर्म यानी सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में, और 20 से 25% आरबीसी के द्वारा एस कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या पढ़ा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा और आरबीसी करता है, प्लाज्मा 3% डिजोल्व फॉर्म में, आरबीसी 97%। CO2 ट्रांसपोर्ट करता है 7% प्लाज्मा डिजोल्व फॉर्म में, 70% बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के द्वारा ही, 20 से 25% आरबीसी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। आरबीसी मेनली ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ये तो हमें यहाँ 97% जो है इसकी रेशियो से ही पता चल रहा है कि आरबीसी मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि CO2 में 20 से 25% ही है सिर्फ। बल्क ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट, देख पा रहे हैं हम 70% प्लाज्मा के द्वारा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन में 97% आरबीसी, CO2 में 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म, डन। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 है, ऑक्सीजन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसे, आरबीसी है थ्रू हीमोग्लोबिन प्लस O2, हीमोग्लोबिन और O2 को मिलाएंगे तो बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, लंग्स में HbO2, ठीक है। और ये जो उसके बाद टिश्यूज में जब वापस टिश्यूज से जाने लगता है, जैसे मैंने बताया था गैसेस एक्सचेंज लंग्स और उसके टिश्यूज के बीच में ही होता है, तो फिर ये बन जाता है वापस हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये एक ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं है ये ऑक्सीजन वाला, ये ऑक्सीजनेशन का है। क्यों, ऑक्सीडेशन तब होता है ना, देखो अब Hb जो हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन आयरन कंटेन करता है, हमें पता है हमारे हीमोग्लोबिन में एक रेड पिगमेंट है, ये हीमोग्लोबिन ये आयरन कंटेनिंग है, ठीक है, आयरन होता है, फी होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है यहाँ पे। जबकि जो हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिला HbO2 हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला, उसका वो भी भाई आयरन कंटेन करता है,
उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है ना, मतलब ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस तो जब होता जब यहाँ +2 होता, यहाँ +3 होता, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही बदलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सिर्फ ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, यानी अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट ही तो हुई ना, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अटैच हुए तभी तो हीमोग्लोबिन हमें मिले। तो ये एक ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, ना कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसके बाद hemoglobin has maximum affinity with CO, carbon CO 200 to 300 times more than O2, 200 to 300 times more than O2। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन की जो मैक्सिमम एफिनिटी से मतलब है कि वो ज़्यादा अटैच होने की जो उसमें एबिलिटी है वो कार्बन ऑक्साइड के साथ ज़्यादा है। क्यों? और हाँ, मतलब ऐसा क्यों है, देखो अभी हम बहुत बार ये चीज़ सुनते हैं कि जो ऐसे बहुत से केस आते हैं कि अंदर अपना धुआं लगा के लोग सो जाते हैं, मतलब ये सर्दियों में स्पेशली जला के ये कुछ कुछ मतलब अपना लकड़ी जला के और ऐसे सो जाते हैं धुआं करके गर्म रहने के लिए, और देखते हैं सुबह उठते हैं तो भाई उनकी डेथ हुई मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो धुआं जो है CO छोड़ता है। CO2 अब इतने ज़्यादा अमाउंट में अंदर चला जाता है कि वो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ के, अब उसकी एफिनिटी वैसे ही ज़्यादा है कि भाई CO अगर उसे मिले, उसके सामने CO और ऑक्सीजन है तो वो तो CO के साथ भैया अपना एफिनिटी करेगा, वो अटैचमेंट उसके साथ करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। अब उसे CO बल्क अमाउंट में मिल गया, CO के साथ उसने अटैचमेंट किया। CO होती है एक पॉइजनस गैस जिसकी वजह से ऑक्सीजन अटैच नहीं हुई, हीमोग्लोबिन में जो है हमें हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं हुए, ऑक्सीजन की कमी हुई, CO की मात्रा बढ़ी, पॉइजनस गैस है और डेथ हो जाती है। तो ये रीजन होता है इसके पीछे। CO प्लस HB हीमोग्लोबिन के साथ मिला के बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। सो दैट फ्री HB इज नॉट अवेलेबल टू, और जिसकी वजह से फ्री HB हमारे पास अवेलेबल ही नहीं रहता कि वो ऑक्सीजन के साथ जो है अपना एफिनिटी कर सके। तो इस वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, टिश्यूज के पास ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाते, बॉडी काम करना बंद कर देती है सारे, और इंसान की डेथ हो जाती है। ये यहाँ मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अगर एफिनिटी में है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट है, मैंने बताया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं है। CO2 के साथ बनाएगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये हीमोग्लोबिन भाई मैंने आधा ही लिखा है, हीमोग्लोबिन आप पूरा कर लेना। CO2 के साथ बनाएगा कार्बा हीमोग्लोबिन बनेगा। CO2 कितना 70% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, 70 नहीं 20 to 25% RBC के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है CO2। CO के साथ बना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब एक O3 ओजोन लेयर हमारी होती है, ये और बता देती हूँ, इसके साथ अगर ये एफिनिटी में आएगा मिथेमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है O2 का, ठीक है। तो ये चारों बातें हमें ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 के साथ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, CO के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो है CO2 में, CO में है कार्बोक्सी, O3 में मिथेमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है दो पार्ट में होता है, एक इसका हीम पार्ट होता है, एक ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। हीम पार्ट 4 to 5% होता है, जबकि 95 to 96% हमारा ग्लोबिन पार्ट होता है। हीम पार्ट मतलब हर एक RBC जो है 4 आयरन के एटम को जो है 4 आयरन के एटम होते हैं, मतलब RBC कंटेन करती है 4, और प्रत्येक आयरन का एटम जो है एक मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं, यानी 4 टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो है बाइंड करता है RBC। आयरन +2 की स्टेट में ये होता है। 95 to 96% ग्लोबिन प्रोटीन है, 4 पॉलीपेप्टाइड चैन कंसिस्ट करता है। अडल्ट ह्यूमन में जो है 2 अल्फा और 2 बीटा नाम की जो है अपनी चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जबकि फीटस के HB की बात करेंगे हीमोग्लोबिन की तो 2 अल्फा + 2 ये अपना 2 गामा होते हैं। अडल्ट की बात की 2 अल्फा 2 बीटा, फीटस में 2 अल्फा 2 गामा, ठीक है। 1 ग्राम HB 1.34 मिलियन O2 कंसिस्ट करता है, ठीक है। और नॉर्मल पर्सन के पास का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 15 ग्राम होता है,
15 ग्राम हीमोग्लोबिन में 100 मिलीलीटर ब्लड होता है। 100 मिलीलीटर ब्लड में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन होता है। क्या बताया मैंने, 1 ग्राम HB की वैल्यू 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन। नॉर्मल ह्यूमन में हीमोग्लोबिन 15 ग्राम, 15 ग्राम में कितना मिलीलीटर ब्लड, 100 मिलीलीटर हो गया। अब 100 मिलीलीटर ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट 20 मिलीलीटर। 100 ml ब्लड 15 ग्राम, 15 ग्राम को 1.34 से मल्टीप्लाई करो, 20 मिलियन नहीं सॉरी मिलीलीटर ऑक्सीजन मिलता है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5% of oxygen to tissue. Every 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो 5 मिलीलीटर यानी 25% ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर करता है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 200 मिलीलीटर है, ठीक है, तो वो 200 120 मान लो, तो 200 टिश्यूज के पास गया, टिश्यूज के पास 5 ml उसको दे दिया। ठीक है, 5 ml उसको दे दिया तो 5 ml वो 120 था तो 115 ml जो है आगे फर्दर मूव करेगा। तो ये चीज है। फीटस की जो HB एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ वो अडल्ट के मुकाबले ज्यादा होती है। एक्सरसाइज के दौरान जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है टिश्यूज में वो गिर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा जो है, मतलब जो हमारी स्ट्रेनियस वर्कआउट हम करते हैं, हमारा मस्कुलर एक्सरसाइजेज हम करते हैं, उस दौरान हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यूज में गिर जाता है। उस दौरान ब्लड जो है अपना ऑक्सीजन 75% ऑक्सीजन जो है टिश्यूज को देता है और उस कंडीशन में ब्लड डिलीवर करता है 15 ml O2 टू टिश्यू। नॉर्मल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजन जो हम टिश्यूज को दे रहे हैं, जबकि एक्सरसाइज के दौरान, स्ट्रीनियस वर्कआउट के दौरान, मस्कुलर एक्सरसाइजेस के दौरान ब्लड 15 ml ऑक्सीजन डिलीवर करती है टिश्यूज को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सिग्मोइड कर्व होता है। क्या होता है ये? बेसिकली ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2। HbO2 क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। HB, ठीक है, ये और प्लस O2, ये बन गया HbO2। ये हमारा HB जो है सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन। अगर हमारा ये ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है सॉरी, वो इंक्रीज होगा तो हमारा HbO2 इसकी सैचुरेशन भी इंक्रीज होगी। अगर ये कंसंट्रेशन कम होगी ऑक्सीजन की तो ये भी कम हो जाएगी। तो मतलब ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है हमारा HbO2, मतलब इसकी सैचुरेशन। अदर फैक्टर जो इस कर्व को अफेक्ट करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर कितना है। आप अपनी बुक में देखना, ग्राफ दे रखा है। जब वहां पे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की वैल्यू 20 थी, उस टाइम पे जो HB सैचुरेशन था है वो 25% दे रखा है। जब 30 है तो 50। मतलब देखो जितनी ज्यादा हमारी पार्शियल वैल्यू बढ़ रही है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है ऑक्सीजन का, उसके साथ ही हमारी परसेंटेज ऑफ HB सैचुरेशन बढ़ रही है। वही बात ऊपर बताई, क्या होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन का? वही तो होता है ग्राफ जो प्लॉट हो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2 के बीच में। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। 30 था 50 हुआ, 40 था 75 हो गया, 100 था तो 97% हुआ। ठीक है, अब एल्वियोली में फुल सैचुरेशन होता है। एल्वियोली में हमारा जो है 97% होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 104 होता है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 है तो फुल है ना, तो फुल सैचुरेशन यहाँ पे हमारा 97% सैचुरेशन होगा, जबकि टिश्यूज में हमारा 75% HB सैचुरेशन होगा। 25% ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अब यहाँ पे 75%, हमारा 40 होता है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन टिश्यूज में, 40 है तो यानी 75, यानी फुल सैचुरेशन नहीं हो रहा, 25% का डिसोसिएशन हो रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहे हैं 25%। यहाँ से देखना, ये हमारा जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये इन राइट साइड है, ये एक लेफ्ट साइड है, दो साइड में डिवाइड हो गया। राइट साइड में जो कर्व होगा वहां पे HB सैचुरेशन वैल्यू फॉल, मतलब कम होगी, गिरेगी। डिसोसिएशन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इंक्रीज होगा। HB की एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली डिसोसिएशन
जो है बढ़ रहा है। डिसोसिएशन क्या होता है, किसी चीज का टूटना, तो HB हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो है डिसोसिएशन टूटता है, HB सैचुरेशन यहाँ कम होती है। लेफ्ट साइड पे HbO2 फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, HB की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ इंक्रीज होती है। टिश्यूज में देखो, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये ऑक्सीजन है, ये टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो वैल्यू टिश्यू फ्लूइड में कम होती है, जबकि CO2 की ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, टिश्यूज में जो है डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का, क्योंकि वहां पे PO2 की वैल्यू कम होती है और PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिसोसिएशन कर्व में जो है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ही नहीं बल्कि 3 और फैक्टर होते हैं जिन पे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई, CO2 की ज़्यादा हो गई, जिससे ऑटोमेटिकली वो अपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो गई। हाइड्रोजन यानी एसिडिटी ज़्यादा हुई, एसिडिटी ज़्यादा हुई यानी pH कम हुआ, pH कम यानी टेम्परेचर ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना राइट साइड कर्व हो गया, डिसोसिएशन हो गया ऑक्सीजन का टिश्यू में। टिश्यू में यही तो होता है ना, टिश्यू में अपना ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती है और CO2 की वैल्यू ज्यादा होती है। जबकि एल्वियोली में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की वैल्यू ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम होती है, जिसकी वजह से H+ कंसंट्रेशन भी कम, टेम्परेचर भी कम। लेफ्ट साइड कर्व इससे क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू HB इन लंग सरफेस, ऑक्सीजन बाउंड होता है HB से लंग सरफेस पे और डिसोसिएट हो जाता है टिश्यूज की साइड पे। क्लियर? तो इसी के साथ जो है हम अपना पार्ट 3 को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।